वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज वाटर, चैप्टर 3। और वाटर का हम लोग ईच एंड एवरीथिंग आज स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एनामोलस एक्सपेंशन और जो दूसरे बिहेवियर है, सोलबिलिटी, कर्व, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो बैक टू बैक लगातार आपके पास 3-4 वीडियो आएगा वाटर का, क्योंकि एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है सारा का सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ढेर सारे टर्म्स हैं आपके पास। और ईच एंड एवरी टर्म्स को आप, ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत ही माइन्यूटली आराम से धीरे धीरे करेंगे, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इसके पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वाटर स्टार्ट करते हैं। देखिए वाटर, पहले बात करते हैं क्या केमिकल फॉर्मूला की। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? H2O। H2O मतलब यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर होता है? तो पहला देखिए इंफॉर्मेशन क्या मिला, ये 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम एटॉमिक रेशियो फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? 2:1 के रेशियो में मिलेगा। तो ये पहला किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पे एटॉमिक रेशियो जो है 2:1 का रेशियो है। फिर इसके बाद आते क्या? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक मास ये भी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको देखो एक वीडियो दिया गया था, मॉलिक्यूलर वेट करके ही वीडियो दिया गया था। वहां से अगर आप नहीं सीखे हो कैसे फाइंड करते हैं तो उस वीडियो से मॉलिक्यूलर वेट देखना। वीडियो का जो टॉपिक का हेडिंग है, जो टाइटल दिया गया है वो मॉलिक्यूलर वेट ही दिया गया है। तो वहां से आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करते हैं। चलो इसका देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 16, कितना आ गया? 80। ये आपके पास। और यहां पे अगर सपोज करो क्या, अगर रेशियो निकालते हैं वेट के हिसाब से, अगर हम रेशियो निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 2:16। और यहाँ क्या आएगा? 1:8। तो यहाँ पे देखो जरा सा, 2 रेशियो की अगर आप बात करते हो, ये रेशियो एक निकला। आप क्या आप बात करते हो क्या एटम्स मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, तो कितना निकला? 2:1 का रेशियो। एंड जो दूसरा रेशियो मेरे पास निकल के आया दैट इज द 1:8 का रेशियो निकल के आया, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। तो हमने बात कर लिया क्या इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, मॉलिक्यूलर वेट की। अब बात करते हैं क्या एग्जिस्टेंस की। देखो वाटर के बारे में अगर बात करो तो वाटर आप जनरली जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे वहां 2 स्टेट की बात करते हैं, फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट। बहुत सारे ऐसे पास आपके पास सब्सटेंस मिलेंगे जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता अर्थ के ऊपर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर लें तो हाइड्रोजन। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इतना लाइट एलिमेंट है, ये एस्केप हो जाता है ऊपर। तो ये क्या करता है? कंबाइंड स्टेट में, वाटर के अंदर, एसिड के अंदर, बेस के अंदर। लेकिन यहां अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर एग्जिस्टेंस कैसा है? तो ये फ्री स्टेट, कौन सा? फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में। तो कंबाइंड स्टेट मतलब क्या? इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्री एंड कंबाइंड दोनों स्टेट में क्या करता है? ये एग्जिस्ट करता है। अब आप बात करते हैं क्या फॉर्म, तो वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो मैटर है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ जो मैटर है, ये तीनों के तीनों स्टेट में क्या करेंगे? एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद क्या होता है? ये तो चलो जनरल बिहेवियर, जनरल प्रॉपर्टी, जनरल इंफॉर्मेशन है वाटर का। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे। पहला जो हम लोग पढ़ने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में आप क्या क्या पढ़ते हो? तो फिजिकल प्रॉपर्टी करीब करीब क्या होता है? हर एक सब्सटेंस की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है जो उसके बिहेवियर को क्या करता है? मींस बताता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना है क्या? नेचर। क्या पढ़ोगे? नेचर। ये वाटर कैसा है? न्यूट्रल है, ना एसिडिक है, ना एसिडिक है, ना बेसिक है। और कैसा है? ये कलरलेस, टेस्टलेस है ना, ऑर्डरलेस। तो ये वाटर के अंदर ना तो आपके पास कलर है, ना टेस्ट है, ना ऑर्डर है। अगर आपके पास वाटर कहीं भी आपके पास कुछ कलर दिखता है, दैट कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज।
अपना कोई कलर नहीं होता है, आप जिसके संग मिक्स करो उसी का कलर क्या करेगा, ये एक्वायर कर लेगा। जिस पार्टिकल इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर कलर आएगा और अपना कोई कलर कंटेन नहीं करता है, कोई टेस्ट भी नहीं होता। फिर बोलोगे सर कभी कभी जब वाटर पीते हैं तो अलग अलग जगह का वाटर हमको अलग अलग टेस्ट देता है, तो ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट भी इंप्यूरिटीज की वजह से है। और इंप्यूरिटीज कुछ भी हो सकता है, आप बोलते हो डिसॉल्व सॉल्ट जो अपने लिए बेनिफिशियल है, दैट इज ऑल्सो इंप्यूरिटीज। तो इंप्यूरिटीज अगर वाटर के अंदर है, बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर टेस्ट आएगा, और अगर नहीं है तो टेस्ट नहीं आएगा। ये कैसा होगा, टेस्टलेस होगा। कोई इसके अंदर मींस क्या होता है, स्मेल भी नहीं होता। देखो केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसे होता है जिसको हम लोग स्मेल से पहचान लेते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड आप क्या बोलते हो, रोटेन एग, रोटेन एग। अब जैसे ही सरा अंडा का बदबू आपको सुनाई दे, मींस सुनने को मिले, आप बोलोगे सर यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, H2S गैस है। तो ये भी देखो कलर, जो कलर, टेस्ट एंड क्या होता है, ऑर्डर, ये सारा का सारा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। तो ये कोई भी किसी तरह का कोई बिहेवियर वाटर शो नहीं करता है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग किसको बोलते हैं पता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब किसी भी लिक्विड के होल सरफेस से वेपर का बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके बुक में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया होगा, लेकिन हम लोग काफी डिटेल में इसको करने वाले हैं। देखो वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल प्रेशर पे, NP हमने लिखते हैं यहाँ पे, किस पे, नॉर्मल प्रेशर पे। बोलो क्या, नॉर्मल प्रेशर पे अगर आप वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट कितने का होता है, 100 डिग्री C। अब बोलोगे सर 100 डिग्री C, हम हमेशा बोलते हैं 100 डिग्री C, मैं बोलता हूं ये आधा स्टेटमेंट है। बोलो आधा स्टेटमेंट, क्योंकि हमेशा तो लिखा रहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री C। तो जो भी ऐसा बोलता है आपको थोड़ा सा बुद्धू बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि ये आप अकेला ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट गेट इन्फ्लुएंस ड्यू टू द प्रेशर एंड द इंप्यूरिटीज। इन दोनों के कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे असर पड़ता है आपके पास। तो देखो जरा सा, आप जब बॉइलिंग पॉइंट मींस हम बता रहे हैं कि 100 डिग्री C है, तो वहां हमने मेंशन कर दिया कि नॉर्मल प्रेशर पे अगर हम बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री C। अब बोलोगे इसका मतलब कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कुछ फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। तो ये क्या क्या फैक्टर होंगे, तो ये दो फैक्टर आपके पास आएंगे। पहला आप बात करते हो क्या, प्रेशर, प्रेशर की बात करेंगे, एंड जो दूसरा बात करेंगे हम लोग किसकी, इंप्यूरिटीज, इंप्यूरिटीज, इंप्यूरिटीज। तो पहला हम बात कर लेते हैं प्रेशर की, और यहां से रिलेटेड क्या होता है, हमेशा आप जब भी पेपर बना है करीब करीब मैक्सिमम टाइम कुछ ना कुछ 1 मार्क्स का या गिव रीजन के तौर पे या कहीं ना कहीं कुछ भी कुछ क्वेश्चंस आता रहता है। देखिए प्रेशर की बात कर लें, प्रेशर के क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब क्या हुआ कि प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये बोलो क्या इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे आप तो ज्यादा समझ में आएगा, ये भी देते हैं। तो पहले चीजें समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट आप इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज करे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि देखो अब ये बोलो प्रेशर के संग बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है। देखो बॉइलिंग का रिलेशन है हीट के संग, और प्रेशर का रिलेशन है किसके संग, हीट के संग। प्रेशर एंड हीट जो है ये क्या होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी आपको और डिटेल में समझाएंगे जरा सा हम। तो आप बता रहे थे क्या, आप कुछ ऐसा बताओ जहां और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आए कि प्रेशर के वजह से बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फर्क पड़ता है। देखो छोटा सा एग्जांपल जो हम लोग डेली करीब करीब देखते हैं, प्रेशर कुकर। आप जो कुकर में खाना बनाते हो, कुकर क्या बोलता है, प्रेशर कुकर, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया उसका, क्या, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर क्यों, क्योंकि वहां पे तो खाना जल्दी जल्दी बन रहा है, तो उसका नाम होना चाहिए टेम्परेचर कुकर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जा रहा है आपके पास, खाना जल्दी पक रहा है, तो उसका नाम टेम्परेचर कुकर होना चाहिए, लेकिन इसका नाम क्या दिया, प्रेशर कुकर। देखो होता क्या है, प्रेशर कुकर में आप पूरा कंटेनर को बंद कर देते हो, ऊपर से एक सिर्फ नोजल रहता है गैस को निकलने के लिए, सेफ्टी नोजल।
अब होता क्या, उसको बंद कर दिए, हीट करते हैं, वहां पे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो आर्टिफिशियली। अब ये जब प्रेशर इंक्रीज कर दिए, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, अब आपका जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट कितने का था, 100 का था, फ्रॉम द 100 इट इंक्रीजेस टू 120 के आसपास चला जाता। मतलब वाट, ये 100 से 120 जाने के लिए, अब ये बताओ कि 100 के वाटर ज्यादा हीट कंटेन करेगा या 120 का वाटर ज्यादा हीट कंटेन करेगा। तो आप ये बहुत इजीली बता पाओगे सर 120 का जो वाटर होगा ये ज्यादा हीट कंटेन करेगा। मतलब उस कंटेनर के अंदर रखा हुआ जो फूड है, पहले उसको कितने का हीट मिल रहा था, 100 डिग्री के हिसाब से हीट मिल रहा था। अब जो हीट मिलेगा कितने के हिसाब से, 120 के हिसाब से। तो ये क्या होगा, खाना जल्दी जल्दी बनेगा। मतलब आपने आर्टिफिशियली प्रेशर को इंक्रीज किया, बिकॉज ऑफ दैट आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, और आपका खाना क्या हो गया, जल्दी जल्दी बन गया। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि व्हाई फूड क्विक मींस क्या होता है, फूड कुक्स क्विकली इन प्रेशर कुकर। तो क्यों होता है आपका, तो ये प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, आप आर्टिफिशियली प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और आपका फूड जल्दी बन जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि हिली रीजन पे फूड कुक करना डिफिकल्ट हो जाता है या प्रॉपर्ली कुक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि देखो, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से, सी लेवल से जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे, हाइट इंक्रीज होता चला जाएगा। हाइट आप क्या करो, इंक्रीज कर रहे हो हाइट, या हम एक्चुअली हाइट इंक्रीज करते हैं, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके, माउंटेनस एरिया में एक पर्टिकुलर रेंज पे जाके, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके होगा क्या, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब जिस वाटर को 100 डिग्री पे बॉइल करना चाहिए था, और 100 डिग्री पे अगर ये बॉइल करेगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट होगी इसके अंदर, लेकिन अब ये वाटर क्या करेगा, 100 से ड्रॉप कर जाएगा, ये 70 के आसपास, 65 के आसपास, 75 के आसपास बॉइल करने लगा। मतलब जो वाटर के अंदर जितना हीट कंटेंट होनी चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ हीट होना चाहिए, अब आपके पास उतना अमाउंट ऑफ हीट है नहीं। अगर उतना अमाउंट ऑफ हीट नहीं है, मतलब क्या, आपको फूड कुक करने में बहुत डिफिकल्टी होगा और प्रॉपर्ली कुक नहीं होगा। तो ये रहा प्रेशर का। तो आप दोनों ही कंडीशन समझ गए होंगे, लिखना कैसा होगा ये भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इंप्यूरिटीज की। देखो इंप्यूरिटीज की अगर हम बात करें तो इंप्यूरिटीज दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। आप ऐसे बोल लो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंप्यूरिटीज। मतलब अगर आप वाटर के अंदर इंप्यूरिटीज ऐड करते चले जाओ तो आपका फूड जो है, आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। आप बोलोगे सर हाँ सच में, बिल्कुल। अब देखो ये इस साइंस को हम लोग क्या करते हैं, ये साइंस तो हो सकता है बाद में डिस्कवर करा हो, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, बहुत पहले डिस्कवर कर चुके। कैसे, घर की लेडी लोग देखो, जब वो दाल बनाती है तो दाल के अंदर पहले क्या, नमक वगैरह, हल्दी वगैरह डाल देती है। अब इसका क्यों, इसका लॉजिक क्या है, देखिए जब पहले ही आप नमक वगैरह डाल दिए, नमक डाले, सॉल्ट आपने वाटर के अंदर डिजॉल्व करा, इसका मतलब व्हाट, इसका मतलब बोले सर आप ठीक बोलते हो, ये तो इंप्यूरिटीज है। अब तो वाटर प्योर नहीं रहा, अब उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व हो चुका है, मतलब ये वाटर अब प्योर नहीं रहा, वाटर इंप्योर हो चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा और आपका खाना क्या होगा, जल्दी पक जाएगा। तो ये देखो आपके पास दो पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन सा पॉइंट इन्फ्लुएंस करा, प्रेशर एंड मींस इंप्यूरिटीज। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो जरा सा, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या, जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज कर जाएगा उसको आप क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट की भी जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सी इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट भी आधा स्टेटमेंट है। आधा स्टेटमेंट मतलब क्या, अब यहां भी आपको प्रेशर मेंटेन करना होगा। प्रेशर कितना, नॉर्मल प्रेशर की अगर बात करोगे, पीस एट नॉर्मल प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सी। मतलब व्हाट, क्या प्रेशर इन्फ्लुएंस करेगा, हाँ बिल्कुल, यहां भी प्रेशर इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते चले जाओगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको आप फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोलते हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। तो प्रेशर के संग इसका इस तरह का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या करेगा,
डिक्रीज करता चला जाएगा। और एक फैक्टर है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे आप क्या करते, दो फैक्टर पढ़े थे, एक तो प्रेशर के बारे में पढ़े थे और दूसरा क्या था, इंप्यूरिटीज के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पे हम इंप्यूरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, इंप्यूरिटीज बॉइल मींस फ्रीजिंग पॉइंट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, इंप्यूरिटीज 1 बाय इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज मतलब अगर आपके पास वाटर के अंदर इंप्यूरिटीज है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। अब देखो जरा सा, प्रेशर के बढ़ने से बॉइल मींस फ्रीजिंग पॉइंट जो मेरा है इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। जैसे प्रेशर बढ़ा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, और प्रेशर कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज। अब देखो इस बिहेवियर के बाद मेरे पास एक और टर्म आता है, आप बोलोगे बुक में नहीं है, एक वर्ड पढ़ना, रिजिलेशन। रिजिलेशन एक वर्ड आता है आपके पास जो आपके पास समझना जरूरी है, हो सकता है बुक में नहीं है लेकिन ये जरूरी टर्म है, रिजिलेशन। क्योंकि प्रैक्टिकली इसको बहुत जगह हम लोग यूज में लाते हैं और इसका यूज आप प्रैक्टिकली कितने जगह देखो, बहुत जगह देखे होंगे। बर्फ काटते समय इसी का यूज किया जाता है। जब मोटा मोटा जो बर्फ का क्या होता है, क्यूब होता है, या आप गोला तो खाए होंगे आइस वाला, वो बर्फ को घस के फिर उसको क्या करता है, एक संग कंबाइन कर देता है। तो वहां भी क्या करता है, इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है। होता क्या प्रॉपर्टी, मैं समझा दूं। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, जैसे मान लो आइस के ऊपर, प्रेशर के बढ़ने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, आपके पास डिक्रीज कर जाता है। वो मींस क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लो आपके पास आइस क्यूब है, आइस क्यूब पे आपने क्या किया, एक पतला सा वायर ले लो, पतला सा, जहां पे प्रेशर ज्यादा बने। क्यों, क्योंकि एरिया जितना कम होता है प्रेशर उतना ज्यादा होगा। आप पतला सा वायर ले लो और इस वायर के संग यहाँ पे क्या करो, पूरा क्यूब के ऊपर बांध दो। इतना मोटा क्यूब है, इसके ऊपर हमने क्या किया, बांध दिया। और यहां से क्या होता है कि इसके संग बड़ा सा वेट लगा दो। अब देखोगे क्या, ये पतला होने की वजह से क्या करेगा, ये पेनिट्रेट करेगा आइस को, और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल्ट कर जाएगा आइस। प्रेशर बढ़ा और ये क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम मींस मेल्टिंग पॉइंट जो क्या हो जाएगा आपके पास, मींस यहां से मेल्ट कर गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। और फिर देखो जरा सा, फिर ये क्या होगा, मेल्ट करने के बाद वायर क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। फिर ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसे काटते हुए फिर यहाँ नीचे आ जाएगा, फिर उसके नीचे, और फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट करते जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया पे, क्या हो जाएगा, ये मेल्ट करता चला जाएगा। और मेल्ट करते करते फाइनली एक समय देखोगे क्या, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक पूरा क्या कट के बाहर निकल आया। इसके बाद भी देखो क्या, आपका आइस क्यूब जो सिंगल पीस है अभी भी कट के बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, हो क्या रहा था, जैसे ही प्रेशर अप्लाई हो रहा था यहां क्या कर रहा था, ये मेल्ट कर जा रहा था। लेकिन फिर जैसे ही ये थ्रेड आगे बढ़ता था, आगे बढ़ने के कारण क्या हो रहा था, ये फिर से प्रेशर खत्म मतलब फिर से क्या हो गया, ये फ्रीज कर गया। तो होता है क्या, किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर इंक्रीज करके उसको मेल्ट कराना एंड फिर प्रेशर डिक्रीज होने के बाद अगेन फिर से फ्रीज हो जाने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिजिलेशन। तो ये वर्ड समझ लेना है तो थोड़ा सा और इसमें बताना, बट अभी इतना समझ लो। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट आ गया आपके पास, फ्रीजिंग भी समझ लिए, प्रेशर के टर्म में समझ लिए, और आप मींस इंप्यूरिटीज के टर्म में भी समझ लिए। अब आते हैं क्या, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब देखो जरा सा, एनोमलस एक्सपेंशन, देखो एनोमलस एक्सपेंशन क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। तो एनोमलस एक्सपेंशन क्या है, एबनॉर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का रूल क्या है, मैं जरा समझा दूं पहले, उसके बाद बात करेंगे। एक्सपेंशन का रूल क्या है, अगर आप किसी सब्सटेंस पे हीट सप्लाई करोगे, एक्सपैंड करेगा। हीट रिलीज करोगे तो क्या, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो, एक्सपैंड, टेम्परेचर डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिक रूल है। लेकिन इस रूल, इस बिहेवियर के बाहर क्या होता है, सर्टेन सब्सटेंसेस इस बिहेवियर के बाहर क्या करते हैं, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस हीट करने पे एक्सपैंड ना करके कॉन्ट्रैक्ट करे, और अगर आप कूल्ड करते हो तो कूल्ड होने पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ना होके क्या करे, एक्सपैंड करे, तो फिर इस चीज को आप क्या बोलते हो, एनोमलस बिहेवियर। और उस बिहेवियर को, ऑल्दो ये एक्सपेंशन से रिलेटेड है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनोमलस एक्सपेंशन। वाटर के केस में क्या होता है, तो बिलो अ सबमिस क्या होता है, मींस एट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज दैट रेंज, फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सी। कितने के, between 0 to 4 degrees C, behavior of water is completely abnormal. Abnormal means what? If it is heated, instead of expansion it contract, or if it is cooled,
इंस्टीड ऑफ क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, इट एक्सपैंड। मतलब सपोज करो आपका वाटर 4 डिग्री पे है और इसको कूल्ड करते करते आप कहां पे लाए, 0 डिग्री पे लाए। अब ये 0 डिग्री पे जब कूल्ड करते करते आप लाओगे तो होगा क्या पता आपको, ये होना क्या चाहिए था नॉर्मली, ये आपका होना क्या चाहिए था, ये कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए थी, वाटर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। लेकिन जस्ट इसके उल्टा होता है। होगा क्या, आप जैसे जैसे इसको कूल्ड करते चले जाओगे इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ये एक्सपैंड करता चले जाओगे। बोलोगे सर ये तो उल्टा बिहेवियर है, तो मींस अजीब सा एबनॉर्मल बिहेवियर। हाँ, इसी एबनॉर्मल बिहेवियर को क्या बोलते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन। आप लिखो क्या, बिटवीन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज 0 to 4 डिग्री सी, between 0 to 4 degrees C, when water is heated it क्या हो जाएगा, means contract, and when cooled it expand, and this behavior of water is called anomalous expansion। अब बोलोगे सर ये क्या वाटर के अंदर होता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सुने होंगे वाटर के अंदर, बिल्कुल नहीं, अब आधा सुने हो। ये बिहेवियर सिर्फ वाटर के अंदर नहीं होता है, ये बिहेवियर क्या होता है और भी कुछ सब्सटेंस के अंदर होता है। क्या, सिल्वर आयोडाइड, कौन कौन सा, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड के अंदर, सिलिका के अंदर, तो ये सारे सब्सटेंस भी है। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे -80 डिग्री के इस रेंज के नीचे अगर आप इसको ले जाओगे, ये भी क्या हो जाएगा, ये 80 से लेके और क्या हो जाएगा 141, ये 60 है समथिंग, तो 60 से लेकर अगर आप ये 60 या 80 से लेकर 141 इस रेंज ऑफ टेम्परेचर में अगर सिल्वर आयोडाइड को भी अगर आप क्या करोगे, हिट करोगे, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर का ही एबनॉर्मल बिहेवियर होता, मतलब इन सारे सब्सटेंस को भी इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में अगर आप एक्सपैंड करते हो, अगर हिट करते हो, तो ये एक्सपैंड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर आप कूल्ड करोगे तो कूल्ड करने पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो फिर इस बिहेवियर को ही क्या बोलते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन। अब देखो वाटर के एनॉमलस एक्सपेंशन के लिए जरूरी है, कभी कभी आपको क्या देता है, ग्राफ दे देता है। आप ग्राफ समझ लीजिए जरा सा। एनॉमलस एक्सपेंशन, देखो जनरली वाटर का जो आप डेंसिटी बताते हो, डेंसिटी कितने बताते हो, डेंसिटी आप हमेशा बताते हो कितने पे, 4 डिग्री सी, एट 4। जब भी आप डेंसिटी के बारे में बात करते हो हमेशा लिखते हो एट 4 डिग्री सी, यहाँ पे इसका क्या होता है, मैक्सिमम। अब चलो ये जरा सा हम क्या करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपना तैयार कर लिए। हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर, यहाँ क्या ले लिया, डेंसिटी। अब देखो जरा सा जनरली होता क्या है कि ये ले लो जरा सा 0, ये क्या होता है 0.5, 0.8, ये 0.9, ये ले लो 1। होता क्या है कि वाटर को जब आप क्या करोगे, हीट करना स्टार्ट करोगे, कहां से कहां तक, बिटवीन 0 to 4 डिग्री से, तो हीट करोगे तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कूल्ड करोगे तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो कूल और हीट होने पे क्या होता है, आपका क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम पहले क्या हो रहा है, मिस कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इन टर्म अगर हमको डेंसिटी हमको और ये टेम्परेचर के टर्म अगर हम ग्राफ को प्लॉट करना हो, तो पहले ग्राफ कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये गया, क्योंकि आप जब हीट कर रहे थे, देखो जरा सा 0 to 4 जब जा रहे थे तो ये क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। ये 0 to 4 जब आ रहे थे तो ये क्या कर रहा था, एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा, और यहां से फिर ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये इस तरह का आपका एक कर्व ड्रॉ होगा, और ये मैक्सिमम कितने पे आएगा, ये 1 पे आएगा। यहां अच्छे से बनाओगे तो ये 1 पे आके क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये आपके पास एक ग्राफ तैयार होगा। देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस वाटर का ही है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस है क्या आता है, 336, कितना, 336 जूल पर ग्राम। मतलब अब देखो लैटेंट हीट क्या होता है और फ्यूजन का मतलब क्या होता है पता है ना, मेल्ट करना। तो लैटेंट का मतलब क्या होता है, लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो, फिर ये टर्म आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। बोले हीट भी छुपा हुआ है क्या, ये तो टेम्परेचर से मेजर करेंगे तुरंत मेजर में आ जाएगा, कुछ मेजर में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसीलिए इसका नाम ही दिया गया क्या, लैटेंट हीट। देखो मैं एक थोड़ा समझाता हूँ। आप एक वाटर ले लो, थोड़ा सा इसको हीट करना स्टार्ट करो। आपने बर्नर ले लिया और हीट करना स्टार्ट किया। अब सपोज करो इनिशियल इसका टेम्परेचर कितने था, 40 का। आप हीट सप्लाई किए, कितने का आ जाएगा, 50। अगेन फिर रेज करेगा 60, 70, 80,
90 और क्या आ जाएगा 100। अब बोलोगे अब इसके बाद घंटा ना बॉयल करेगा, मतलब इसके बाद अब बॉयल नहीं होना है, बॉयल तो हुए जा रहा, अब इसके बाद बोले क्या 100 पे आके मेरा रुक गया, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। आप तो हीट सप्लाई किए जा रहे हो, बोलोगे सर हीट तो सप्लाई किए जा रहा लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो फिर ये हीट गया कहां? तो ये हीट कहां गया? ये स्टेट चेंज के लिए। मतलब इनिशियली जब आप हीट सप्लाई करते थे 40 से 50, वाटर बॉयल नहीं किया था। प्रॉपर्ली समझिए मेरा बात, ये सिर्फ हीट जो मेरा काम लगा किस बात के लिए? टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। और ये हमको दिखा कैसे? हमने देखा क्या 40 to 50 चला गया टेम्परेचर, फिर 50 पे आप अगेन फर्दर हीट सप्लाई किए, ये टेम्परेचर कितने पे आया? 60 पे आया। तो ये हीट अभी भी वाटर बॉयल नहीं करा, ये जो हीट आपने सप्लाई किया वो टेम्परेचर या हीट क्या होता है कंटेंट चेंज करने में चला गया। फिर 60 इस तरह से आते आते ये कहां तक आ गया? 100 तक। और इस समय तक आपने जितना भी हीट सप्लाई किया ये टेम्परेचर क्या किया? इंक्रीज किया, हीट के अमाउंट को इंक्रीज करा। लेकिन अब जब 100 पे जो आप हीट सप्लाई करोगे ये हीट क्या होगा? आपको मेजर में नहीं आएगा। मतलब ये जितना भी आप हीट सप्लाई करोगे ये सारा का सारा हीट क्या किस में चला जाएगा? स्टेट चेंज में चला जाएगा, वो आपको ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। तो देखो हीट का एक ऐसा अमाउंट जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर सप्लाइड करने पे उसके स्टेट को चेंज कर दे विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज सेड टू बी लैटेंट हीट। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या समझे? याद रहा, लैटेंट हीट, हीट का एक ऐसा अमाउंट जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर आप सप्लाई करो या वहां से रिलीज करो तो रिलीज करने पे इसके टेम्परेचर को बिना चेंज किए हुए इसके स्टेट को चेंज कर दे, ऐसे हीट को आप क्या बोलते हो? लैटेंट हीट। तो आपने क्या लिखा? अमाउंट ऑफ हीट which when supplied to a substance, which when supplied to a substance to change its state, without changing its temperature, its temperature is called latent heat। तो ये आपके पास क्या आ गया? लैटेंट हीट निकल के आ गया। और यहां क्या हुआ? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द आइस, क्या हो जाएगा? आइस इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज सेड टू बी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और यही एक कारण है जब आइस होता है तो आइस का टेम्परेचर कितने का होता है? 0 डिग्री सी। और आइस जब मेल्ट करके वाटर में चेंज होता है उस समय भी आपका टेम्परेचर कितने का होगा? 0 डिग्री सी। मतलब जो आपने हीट सप्लाइड किया वो हीट आपका क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या किया? इसके स्टेट को चेंज किया। और ये हीट का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट कितने का होगा? 336 जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करके इसको मींस क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए आपको? 336 जूल ऑफ हीट चाहिए इसके टेम्परेचर को विदाउट चेंज किए हुए। देखो जो नेक्स्ट पढ़ने वाला है दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि लैटेंट हीट की बात करते हैं तो यहाँ लैटेंट हीट मतलब क्या होगा? ये टेम्परेचर तो चेंज करेगा नहीं, सिर्फ स्टेट चेंज करेगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर को बॉयल करने के लिए, मतलब वेपर में चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी उसको आप क्या बोलोगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। और ये कितने का होता है? 2286 जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और जनरली कितने का होता है? 100 का होता है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए जितना हीट लगता है उस हीट की अमाउंट कितने की है? 2286 और अप्रॉक्स अमाउंट ऑफ हीट लगता है। और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है क्या? समझ में आ गया होगा आपको। आप डेफिनेशन अगर देने बोलेगा तो कैसे दोगे? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज a fixed amount of water or fixed mass of water at a particular temperature from the liquid state into the gaseous state without changing its temperature is said to be latent heat of vaporization of water। तो ये समझ में आ गया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं।
इसके बारे में देखो, लैटेंट हीट के बारे में, स्पेसिफिक लैटेंट हीट का मींस वाटर के बारे में, या आपके पास हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन सब के बारे में देखो आपके पास अगर बहुत डिटेल चाहिए तो कैलोरीमेट्री एक वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो से इसके बारे में डिटेल मींस जानकारी मिल सकता है आपको, तो वो जाकर आप देख सकते हो। देखो लास्ट जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझ लो। ये दो टर्म आप समझते हो, पहला टर्म होता है क्या, हीट कैपेसिटी, एक टर्म है हीट कैपेसिटी, दोनों टर्म आपको समझाते हैं, हीट कैपेसिटी, और जो दूसरा टर्म है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी आप किसको बोलते हो, किसी भी सब्सटेंस के होल मास का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए उसको आप क्या बोलते हो, हीट कैपेसिटी। अगर आप डेफिनेशन लिखो कैसे लिखोगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल मास ऑफ अ सब्सटेंस by 1 degree C is said to be its heat capacity। देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, एक सर्टेन पोर्शन की बात करते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात करते हो, तो इसका डेफिनेशन कैसा होगा, बिल्कुल हीट कैपेसिटी की तरफ, लेकिन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस by 1 degree C is said to be a specific heat capacity। और specific heat capacity वाटर का कितना होता है, 4.2 जूल का, मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए हमको जो हीट का अमाउंट लगना है वो अमाउंट कितना लगना है, 4.2 लगना है। और तो ये जो है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी दोनों ही आप समझ गए होंगे। अब देखो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताना, मींस एज सुन एज जैसा होगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।